रेडी? नमस्कार दोस्तों, बोलिए। एक कहावत है, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। उसकी अगली लाइन बोलूंगा तो दिक्कत में आ जाऊंगा, तो अगली लाइन नहीं बोल रहा, आप गूगल कर लेना। ज्ञानी को तो ज्ञानी मिल जाते हैं, और जो अल्प ज्ञानी होता है उसको अल्प ज्ञानी मिलते हैं। अब क्या कारण है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको ठग मिल जाते हैं? वो ठग के चुंबक हैं, ठग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके कार्यालयों में रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने विजिटिंग कार्ड्स में उनके कार्यालय का नाम लगा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में जितने जालसाज, फरेबी, नामवर, जिनको हम 2 नंबरी कहते हैं, जितने पकड़े गए, कई हैं जो नहीं पकड़े गए अभी भी, वो सब इस नेतृत्व के करीबी दायरे में होने का दावा करते हैं या वाकई होते हैं। कई लोग तो विदेशों में सेटल हो गए अपना काम तमाम करके, और कई हैं अभी भी जो प्रधानमंत्री कार्यालय, भाजपा के दफ्तरों में, संघ के समर्थित जो लोग हैं उनके आसपास घूम भी रहे हैं, उनसे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेजिटिमेसी भी लेते हैं और अपना काम कर रहे हैं। मैंने खुद यहीं इसी मंच से गुजरात के महाठग किरण पटेल के बारे में आपसे चर्चा की थी। वो किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कई और परतें खुल रही हैं। देयर आर सेवरल लेयर्स टू द स्टोरी ऑफ किरण पटेल विच आई हैड इन एन अर्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कस्ड हियर। इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जाकर और Z+ सिक्योरिटी ली। फिर एक संजय राय शेरपुरिया की चर्चा हुई, जिन्होंने अपना एड्रेस भी यहीं रेस कोर्स के आसपास का दे रखा था। और ऐसा महान ठग था जिससे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोन ले रखा है 25 लाख का। मतलब कमाल के ठग हैं। 350 करोड़ का गबन किया, 25 लाख, बड़े नेता है मनोज सिन्हा जी, उनको कर्जे में दे दिया। आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो मोदी जी के मंत्री हैं, बेचारों को फीता काटने तक की इजाजत नहीं है, वो रिबन कटिंग भी नहीं अलाउड। हम जानते हैं देश में बेरोजगारी है, लेकिन मोदी जी के कैबिनेट में जितनी बेरोजगारी है वो आपको कहीं और नहीं दिखेगी। देश से भी ज्यादा अगर बेरोजगारी कहीं देखनी है तो प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट को देख लीजिए। असली कैबिनेट, पावरफुल कैबिनेट, ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की पिक्चर आई थी एक 2018 में, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। उससे पहले भी कई पिक्चरें आई हैं, दिल्ली का ठग, बनारसी ठग। मैं वो नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, फिर आप पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाल लेंगे और अनर्थ कर बैठेंगे। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आजकल दिख रहे हैं चारों तरफ, असली पावरफुल कैबिनेट इन ठग्स की है, ये लोग चला रहे हैं। नीरज सिंह राठौड़, मत पूछिए कहां के हैं, गुजरात के हैं। अंकित सिंह, मत पूछिए कहां के हैं। वासुदेव तावड़े, सत्येंद्र चतुर्वेदी, ब्रिजेश रत्न, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो अपने आप को कोई अमित शाह का भतीजा बताता है, कोई अमित शाह का करीबी बताता है, कोई नड्डा जी। नड्डा जी तक के करीबी लोग पावरफुल हो गए, बताइए। नड्डा जी खुद नहीं हो पाए और उनके करीबी लोग पावरफुल हो गए। ये मजाक तो है, लेकिन देश के साथ हो रहा है।
अब नीरज सिंह राठौड़ तो नड्डा जी का निजी सहायक बताता है अपने आप को, और ऐसा महान आदमी कि कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया। बताइए साहब, विधायकों को मूर्ख बना दिया, इतना बड़ा ठग। और पुलिस ने इसको नागपुर में जाकर जो विधायकों को मंत्री बनाने का झांसा दे रहा था, उस आरोप में गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि इतना आत्मविश्वास इन ठगों को कैसे आता है? हमने तो सुना था कि मोदी जी का आतंक चलता है चारों तरफ, उनकी बगैर इजाजत के लोक कल्याण मार्ग है ना आजकल, 7 लोक कल्याण मार्ग छोड़िए, पूरे देश में पत्ता नहीं हिलता। तो क्या ये उनकी जानकारी में नहीं है? और अगर जानकारी में नहीं है तो 9 साल से आप क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री बने हुए, जब आपको अपने ही आंगन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है? चले साहब यूक्रेन में जाकर शांति लाएंगे अरे अपने आंगन में तो देख लीजिए क्या हो रहा है। तो अब नड्डा जी आपका ये कैसा सहायक जिसने ठग डाले आपके विधायक, इस तरह का सहायक। अच्छा, हम आश्वस्त हैं कि आप लोग वोट लेकर ठगी कर जाते हो, काम नहीं करते लोगों के। यहां आपके नाम से पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे, वो विधायक बेचारे रो रहे हैं, मंत्री नहीं बने। पैसे किसने लिए, किसके नाम से लिए, किस तक पहुंचे, कहां पहुंचे, कौन है ये लोग? फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के, अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में, यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं? एक लिस्ट जारी करिए, देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा साहब। ये साहब भी विधायकों को मंत्री बना रहे थे और इनको भी जिसने पैसे दिए उसके पैसे डूब गए। अब एक और नवरत्नों में से एक रतन है, ब्रिजेश रतन नाम है उनका। अब ब्रिजेश रतन जो हैं, ये भाजपा नेता के बेटे हैं और ये भी अपने आप को अमित शाह के करीबी बताते हैं। एक व्यवसायी से इन्होंने 2 करोड़ की धोखाधड़ी की, 100 करोड़ का रेलवे का टेंडर दिलवाने की एवज में। शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। हम जानते हैं, जानते तो थे, मानते भी थे कि अमित शाह मोदी जी के करीबी हैं, लेकिन इधर कुछ बीते दिनों में सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो, अमित शाह के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिए हैं, ये पिछले 9 साल से बचे रहे, अपना काम करते रहे, ठगी करते रहे, लेकिन बचे रहे। कौन बचा रहा था? अब आते हैं जी अंकित कुमार, दूसरे हैं वासुदेव, तीसरे हैं सत्येंद्र। ये अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताते हैं। शाह तो शाह, शहनशाह भी कोई कम नहीं है हमारे। उनका भी नाम लेकर 3-3 लोग प्रधानमंत्री कार्यालय, विजिटिंग कार्ड्स छपा रखे हैं। अब हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने और भी कई दौर देखे हैं। आप लोगों ने में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दौर देखे हैं। अटल जी का दौर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले के भी दौर देखे। ऐसा दौर कभी नहीं देखा जहां प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके। ये दौर हमने पहली बार देखा, और बदस्तूर लगातार ये दौर हम देखते चले जा रहे हैं। लगातार कोई ना कोई नाम आ ही जाता है कि साहब इसने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, कोई Z+ ले रहा है, कोई लोन दे रहा है आप ही के LG को। ऐसे महान लोग,
ऐसा लगता है कि ठगी का एक बहुत बड़ा बरगद नई दिल्ली में है और उसके नीचे छोटे छोटे खरपतवार की तरह ठग चल रहे हैं, उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं। इनको श्रेय प्राश्रय किसने दे रखा है, शरण किसने दे रखी है, इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? हु गिव्स प्रोटेक्शन टू दीज petty thugs, petty criminals who are misusing the names of the Prime Minister of India, of the Home Minister of India? It's not a joke. It's a very serious security concern also. I may be laughing about it, but it's not a joke. कोई नड्डा जी का नाम ले रहा है, हमें तो लगता है कि सब एक ही शाख के पंछी हैं, शाखा के भी हो सकते हैं। अब अगर इनका किसी वीवीआईपी से संबंध नहीं है तो ये बच के कैसे निकल जाते थे लगातार, और अब अभी कई हैं, अभी कुछ नाम हमें अनधिकृत रूप से मिले हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो पकड़े जाते हैं या नहीं तो हम भी खुलासा करेंगे। कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, न ईडी इनके पीछे, न सीबीआई इनके। हमें मालूम है ईडी सीबीआई महाराष्ट्र में व्यस्त है, छत्तीसगढ़ में व्यस्त हैं, राजस्थान में व्यस्त हैं, झारखंड में व्यस्त हैं। इतने कितने व्यस्त हो गए आप लोग सरकारें बनाने में और सरकारें गिराने में कि असली काम भूल गए अपना। इनमें से कोई एक किसी के पीछे ईडी पड़ी हो, बताइए। 2-2 करोड़ का आपने रिश्वत ली, 100 करोड़ का टेंडर दिलवाने के लिए, कहां है ईडी? अब हमें यह भी जानकारी लेनी है, संशय है मन में, शक है और बड़ा लेजिटिमेट डाउट है हमारे दिमाग में कि ये जो ईडी सीबीआई बन के लोगों के घरों में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, ये असली हैं या ये भी? तो अब ये जानकारी तो या तो आने वाले महीनों में कुछ और खुलासे होंगे या जवाब दें प्रधानमंत्री जी, ये माजरा क्या है, किस तरह की सरकार चला रहे हैं, कैसे आप ये देश चला रहे हैं। और नड्डा जी, अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो कैसी पार्टी चला रहे हैं कि आपके सहायक ही विधायकों को लूट रहे हैं? आपके सवाल। देखिए, मैं अफवाहों पे ज्यादा हम भाजपा संघ से तो समर्थित लोग हैं नहीं उनके, तो कि अफवाहों पे ही चल पड़े। लेकिन चर्चा जो उठते बैठते होती है लोगों से, आपकी भी होती है, आप जैसे लोगों से होती है, तो लगता है कि इस शहर में ऐसे अनेक लोग घूम रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन जरूर मिली होगी, जिस आत्मविश्वास के साथ वो डील्स करते हुए घूम रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, मोदी जी बताएं, नड्डा जी बताएं, शाह साहब बताएं, पूरी सरकार इनकी, 303 सीटें इनके पास, सारी संस्थाओं पर कब्जा इनका, फिर ये बचे हुए कैसे घूम रहे हैं लोग, बताइए। और दोनों ही चीजों में गड़बड़ है। अगर आपकी जानकारी के रहते ये सब हो रहा है तो सबको सामने है कि कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। आपको क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये खाने का नया तरीका है कि जो छोटे छोटे सिंडिकेट्स की तरह? ये अब आप लोग बताइए, हर चीज आप मेरे ही मुंह से क्यों निकलवाते हैं? समझदार को इशारा बहुत होता है और आप तो हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। कुछ तो हो रहा है जो ठीक नहीं है। अभी आज तक पे उसमें उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 बार 2014, 17 और 19 में उनकी बीजेपी से बात हुई थी, लेकिन ही नेवर डिसाइडेड टू गो विद द भारतीय जनता पार्टी। ऑल्सो उन्होंने ये कहा था कि मेरा नाम खुद प्रफुल्ल पटेल ने आगे बढ़ाया, अजीत पवार को उन्होंने 4 बार डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन इसके बावजूद उनको रिटायर होने की हिदायत दी जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में कि जैसे आप कह रहे थे सीबीआई ईडी के बारे में भी, कि पेशकश कहीं ना कहीं शरद पवार के आगे भी की गई थी, लेकिन वो गए नहीं, तो फिर किसी और को चुना गया सरकार बनाने। जिस तरह से पिछले दरवाजे से सरकारें बनाने की चेष्टा ये लोग कर रहे हैं, लगातार हर राज्य में कर रहे हैं जहां इनकी सरकारें नहीं है, बिना भय साम दाम दंड भेद के तो ये संभव नहीं है। और लगातार उदाहरण भी आपके सामने आते हैं। वो वॉशिंग पाउडर वाले उदाहरण हम आपको देते ही रहते हैं, वो फेयर एंड लवली वाले उदाहरण आपको देते ही रहते हैं। तो
पवार साहब ने क्या कहा, वो जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, तो जब वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है गंभीरता से आपको भी लेना ही चाहिए कि क्या क्या प्रयास किए गए होंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। So he has said that at the root of every family-run political party lies the corruption. And in the same line, he said that both BRS and Congress are dangerous for the people of Telangana and they will have to be voted out of power. What's your comment on that? The Prime Minister should stop talking about families, dynasties in politics, because his own party, his own cabinet is brimming with people who come from political families. Let the Prime Minister come out clearly before the next Lok Sabha elections that the BJP will have no alliance before or after elections with any party which, according to the Prime Minister, is a family-run party. Let him have the courage, show the confidence. He has 303 seats today. What stops him from announcing that as a policy the BJP will not have any truck, any alliance with any party which, according to the BJP, is a family-run party? Let him first set an example, then we'll comment on that. Sir, another question on political violence in Bengal. So today Panchayat poll is happening in Bengal and we have seen violence across Bengal. Sir, 8 people have died. What is Congress The party? Congress party also lost a very important worker of ours. Any such violence undermines democracy. It spreads fear amongst voters. And the objective is to ensure that the voters do not participate in the election process. And if that's the objective, that's very dangerous for the democratic process. लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा हथियार लोकतंत्र के खिलाफ भय होता है। कोई भी पार्टी अगर भय को हथियार बनाकर लोकतंत्र को दबाने की चेष्टा करती है, ऐसे प्रयास निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता अपनी जान गंवा बैठे हैं अभी पंचायत चुनाव में। जैसा मैंने कहा, हिंसा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है। हमने सुना है, ना केवल इस्तीफा देने को कहा है, वहां के काफी एमएलए असली शिवसेना के पास वापस आने के लिए संपर्क साध रहे हैं। ये हो रहा है। और हमने यह भी सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने से इनकार भी कर दिया है। जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चुनाव आने दीजिए, बीजेपी को बहुत कठोर जवाब लोगों से मिलने वाला है। So, just one question on China. Today, the Dalai Lama has said that China has been contacting him officially and unofficially to speak about the problems of the Tibetans. The Indian government has so far been very silent and skirting the issue on incursions from China in the region of Ladakh, sir. So what is your perspective on what the Holiness has said I today? think the Prime Minister and the government of India needs to re-articulate India's policy on Tibet. There are occasions where the Prime Minister has not shown enough courage. I am told day before yesterday he did wish His Holiness the Dalai Lama on his birthday. 2 years ago, he did not even have the courage to wish him. This flip-flop policy cannot be our policy. There has to be consistency in our policy. China has been not only
been very aggressive on our borders. That aggression has, in terms of our policy, gone unresponded by the PMO. The brave Indian Army has been fighting and keeping the Chinese at bay, but you don't see the same courage in the Prime Minister. The clean chit given by the Prime Minister to China has been the darkest chapter of our foreign policy in the last 75 years. And we are paying a price for that clean chit. सर एक बार प्लीज इसको हिंदी में अगर शॉर्ट में बोल सकते। चीन, तिब्बत आदि पर प्रधानमंत्री का रवैया ढुलमुल रवैया रहा है। 2 साल पहले इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकें। सुना है परसों दी हैं। एक बड़ा कार्यक्रम दलाई लामा का होना था दिल्ली में, आज से 3 साल पहले, उसमें भी प्रधानमंत्री थोड़े घबरा गए। चीन जिस तरह से हमारी सीमाओं पर आंखें गड़ाए बैठा है, बार बार इनकर्शंस करता है, गांव बना देता है अरुणाचल में अंदर हमारी सीमा में घुसकर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जो क्लीन चिट आज से 2 साल पहले जून में प्रधानमंत्री ने 20 जून को दी थी, वो क्लीन चिट आज हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। हमारी जो वीर सेना है वो अपना काम पूरी पराक्रम दिखाते हुए कर रही है, लेकिन वो पराक्रम जो सेना दिखा रही है वो प्रधानमंत्री में नहीं दिखता। और जो क्लीन चिट चीन को दी गई वो 75 साल की हमारे विदेश नीति के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाएगा। और कोई भी सवाल हो अभी पूछ ले, फिर मैं चला जाऊंगा। 1-on-1 नहीं होगा। नहीं। Pawan ji, when will you approach Supreme Court on Rahul's judgment? Dr. Abhishek Singhvi, my senior colleague, held a press conference yesterday, and I think he's responded to all your questions. Beyond that, I don't have anything else to add at this point. As and when any new development takes place, of course, you will be the first to know. पवन जी, एक सवाल है। विपक्ष की बैठक होनी है 17 और 18 को बेंगलुरु में। कल आम आदमी पार्टी ने कहा कि पिछली बैठक में कांग्रेस ने ये वादा किया था कि संसद के मानसून सत्र से 15 दिन पहले वो ऑर्डिनेंस को लेकर क्या आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी या नहीं करेगी, इसका स्टैंड आप लोग क्लियर कर देंगे। तो अब तो शायद 15 दिन का समय बचा है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? इतनी जल्दी क्यों है? आपको तो नहीं, उनको इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दी अगर ये वाटर लॉगिंग को ठीक करने में दिखाई होती तो आज ट्रैफिक जैम नहीं होता। आपके कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं, साहब ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, पानी बहुत है, वाटर लॉगिंग हो रखी। जहां जल्दी दिखानी चाहिए वहां जल्दबाजी दिखाएं।